हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल की। ये वर्ड आपने शायद पहले सुन रखा होगा, पर समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को अर्थ पे, अगर हम लोग खड़े हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो आपको पता है कि वो नीचे आएगी। जैसे अगर मैं मार्कर को ऊपर फेंकूँ तो मुझे मालूम है कि ये एक हाइट पे जाने के बाद, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो फिर से नीचे आ जाएगी। और आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि वो कितना ऊपर जाएगी, ये डिपेंड करता है कि मैं इसको कितना स्पीड देता हूँ। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से इसको फेंकता हूँ तो ये ज़्यादा हाइट कवर करेगी, पर स्टिल एक पॉइंट के बाद, एक मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद वो रुक के फिर से नीचे आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मोशन होगा ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। हमारा जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स पर लगाकर उसे नीचे खींचती है। और ये इस टाइप के मोशन को, अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधा स्ट्रेट लाइन में ऊपर फेंक रहे हो तो वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी और स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगी। तो हम ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ही एग्जाम्पल होगा। तो अगर किसी ग्रेविटी के अंडर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, मतलब आप सीधे अगर ऊपर फेंको तो वो सीधे नीचे आएगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे मैं अगर ऊपर फेंकता हूँ तो बॉडी नीचे आती है, ये एक्चुअली हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी चीज़ के वजह से बहुत सारे और काम हम कर पाते हैं या बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अब जैसे मान लो, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंको और वो नीचे ही ना आए, तब तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं लोग और किसी ने शॉट मारा, इस तरह से बॉल ऊपर चला गया और अगर वो बॉल नीचे ही ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, खेल नहीं पाएंगे ना हम लोग, वो नीचे पड़ा रह जाएगा बॉल के लिए। तो ये डिज़ायरेबल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये जो ग्रेविटी नीचे खींचती है बॉडीज़ को, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। जैसे अगर मान लो कोई अंकल है, वो अपने बच्चे को खिला रहे हैं, तो बच्चे को देखो कई बार हम हवा में उछाल कर खिलाते हैं, तो उससे ये यकीन होता है कि अगर मैं उस बच्चे को उछालूंगा तो वो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। अगर मान लो बच्चे को उछाले वो नीचे ही ना आए, तो ऐसे उसने बच्चे को उछाला और बच्चा निकल लिया, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये ग्रेविटी के अंडर जो मोशन हो रहा है या फिर ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि क्या हमेशा ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आएगी? क्या ये गारंटीड है? नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप उसी बच्चे को, हालांकि ये काम करना नहीं है, बच्चे के साथ छेड़छाड़ नहीं है, एक्सपेरिमेंट आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो उस अंकल के अंदर बहुत जोश आ गया और उसने उस बच्चे को पकड़ा, और अगर उस बच्चे को उसने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंक दिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका, तो बच्चा फिर निकल जाएगा अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर, वो वापस नहीं आएगा, राइट। लेकिन इतना इतना स्पीड देना पॉसिबल नहीं है वैसे उसके लिए, क्योंकि ये वो स्पीड है जिस रेंज में हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। तो आप इतने स्पीड में बच्चे को ऊपर फेंकोगे, ये तो उस अंकल के लिए पॉसिबल नहीं होगा। पर मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, हम इतने स्पीड से ऑब्जेक्ट्स को नहीं फेंकेंगे अर्थ से, या फिर इन स्पीड्स की हम बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे। जो नॉर्मल स्पीड होता है जिसमें हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, और बॉडी अर्थ के काफ़ी क्लोज ही होता है, और वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो 1000 किलोमीटर ऊपर चला गया। हम इतने डिस्टेंसेस की भी बात नहीं करेंगे। रीज़न यहाँ पे सिंपल है, देखो कि हम यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे ग्रेविटी के लिए। और अगर आप ग्रेविटी के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करोगे या किसी भी मोशन के लिए यूज़ करते हो, तो ज़रूरी ये होता है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, फिर मैं आपको बताऊँगा कि भाई फ्री फॉल होता क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, इसको डिनोट करते हैं जी से। देखो, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो क्या होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। हम लोग को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी आप बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करोगे तो उसकी वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया आपने, राइट। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ फोर्स लगा रहा है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हो, जैसे मार्कर है, इसको अगर मैं किसी हाइट से छोड़ देता हूँ तो पहले तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसने वेलोसिटी गेन किया।
इसका मतलब क्या कि नीचे के डायरेक्शन पे उसको फोर्स लगा, और इस फोर्स के वजह से, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स के वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई और बॉडी में एक्सेलरेशन आया, राइट। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप अर्थ के काफी करीब हो, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ से ज्यादा दूर नहीं जाते हो, तो हर पॉइंट पे अगर मैं हवा में इस किसी भी ऑब्जेक्ट को उछालता हूं, तो हर पॉइंट पे यहां से लेकर यहां तक जो भी मोशन हो रहा है, इस g का वैल्यू फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम मान के चल सकते हैं क्योंकि ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है। तो इस मोशन के दौरान हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स होगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपकी बॉडी बहुत ऊपर चली गई, अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में अगर वो ऊपर चले जाती है, काफ़ी कंपेरेबल हाइट अटेन कर लेती है, तो जी का वैल्यू बदल जाता है। जितना ऊपर जाओगे उतना ही जी का वैल्यू कम हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको बस उन्हीं एग्जांपल्स को देखना है यहाँ पे जहाँ पे बॉडी अर्थ से बहुत ऊपर ना चले जाए, इतना ही ऊपर जाए जितने में हम ये मान सके कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसमें बाकी एक्सेलरेशन में कुछ फर्क नहीं है। देखो ये भी एक्चुअली में एक्सेलरेशन ही है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, बस फर्क ये है कि ये जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे ये बताने के लिए कि दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से ही होगा, पर ये एक स्पेशल फोर्स की वजह से हो रहा है, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ए से ना रिप्रेजेंट करके जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये नॉर्मल एक्सेलरेशन ही है, दैट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जी होगा और इसका वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फर्क इतना है कि भाई ये एक्सेलरेशन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स करवा रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और ए के बजाय हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहां पे अगर हम लोग ये केस कंसिडर करें कि अगर सपोज करो अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपने किसी बॉडी को रिलीज किया, तो जब बॉडी मूव कर रहा होता है तो इस पे देखो कौन से फोर्सेस लगते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, न्यूटन्स लॉज में। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज जी। तो ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया या वैल्यू हो गया जो उसको नीचे खींचेगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपर में, एयर प्रेजेंट होता है, तो एयर बेसिकली फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब जो कि फ्लो कर सकता है, मतलब लिक्विड, ऐसा समझ लो कि लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है, एयर है पूरा अर्थ के ऊपर, तो फ्लूइड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग फोर्स लगता है। ये याद रखना कि जब भी फ्लूइड में कोई मोशन होता है बॉडी का, तो वहाँ पे एक ड्रैग फोर्स लगता है। इसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं या फिर कई बार विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। और ये फोर्स बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है, बॉडी के मोशन को स्लो करने की कोशिश करेगा। जैसे ये एग्जांपल तुम पानी के अंदर बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। मान लो नीचे एक टब रखो पानी का, और उसके अंदर अपना हाथ डालो और उसके बाद उसको मूव करने की कोशिश करो। आपको बड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होगी उस टाइम पे मूव करने के लिए। रीज़न क्या है कि जब भी आप किसी फ्लूइड में, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, उसमें अगर आप मूव करते हो किसी बॉडी को, तो फिर वो फ्लूइड आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं या ड्रैग फोर्स बोलते हैं, राइट। तो ये ड्रैग फोर्स आपके हाथ को फील होता है। ये इनफैक्ट एयर में भी होता है, ठीक है। और जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रैग फोर्स लगता है, जिसको आप ड्रैग फोर्स बोलो या फिर विस्कस फोर्स बोलो। इस फोर्स को एयर के केस में, हवा जो है इसके केस में हम एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा।
आप इसे एयर रेजिस्टेंस बोल लो या विस्कस फोर्स बोल लो या ड्रैग फोर्स बोल लो, ये फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और मोशन को रेजिस्ट करता है। तो अगर मान लो आपकी बॉडी नीचे भाग रही है, नीचे मूव कर रही है, तो ये विस्कस फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, इसको मैं एफ विस्कस नाम देता हूं। लेकिन अगर आपकी बॉडी को आपने ऊपर फेंका है इस तरीके से, और अगर वो ऊपर मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा, साथ में नीचे ही आपका विस्कस फोर्स भी लगेगा, क्योंकि अब इस वेलोसिटी को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो जब ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, और जब ये नीचे आ रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। ये पानी में भी आप देख सकते हो, जैसे अगर सपोज करो पानी के अंदर आपने हाथ डाला, अगर आप आगे के डायरेक्शन में हाथ को मूव करवा रहे हो तो आपको फोर्स पीछे की ओर फील होगा, ताकि आपको वो रेजिस्ट कर सके। अगर आप पीछे मूव कर रहे हो तो फोर्स आगे की ओर लगेगा। राइट, समझ में आ रही बात? तो ये एक फोर्स होता है। उसके अलावा एक और फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, फ्लूइड में। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो वाटर में या किसी लिक्विड में होता है। सो ये लिक्विड में नहीं होता, बल्कि फ्लूइड में होता है। अगर कोई भी फ्लूइड हो, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। तो ये एयर है, राइट। एयर में भी अपथ्रस्ट फोर्स होता है, किसी भी बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहां पे एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगा इस बॉडी पे, अब वो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ही लगेगा। दिस इज योर अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा, अपथ्रस्ट फोर्स को एक और नाम दे रखा है, दैट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी या फिर बॉइंट फोर्स। यही फोर्स के वजह से पानी में ऑब्जेक्ट जो है वो तैरती है, फ्लोट होती है। तो यहाँ पे ये जो फोर्सेस है, ये दो फोर्सेस एक्स्ट्रा आ गए ग्रेविटी के अलावा, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स। और अपथ्रस्ट फोर्स हमेशा ऊपर की ओर ही लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में ही लगता है। तो यहाँ पे ये सारे फोर्सेस इस बॉडी पे काम करते हैं। जब आप किसी बॉडी को या तो ऊपर के डायरेक्शन में फेंको या फिर एयर में वहां से किसी हाइट से छोड़ दो, तो जब वो नीचे गिर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, एयर में जब तक है वो, तो ये सारे फोर्सेस उस पर एक्ट होंगे। एक तो अपथ्रस्ट फोर्स या फिर जिसको हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉइंसी, या फिर विस्कस फोर्स जो कि मैंने बताया, इसको ड्रैग फोर्स भी बोला जाता है, या फिर एयर के केस में एयर रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ये सब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो उसे नीचे खींच रही है। क्लियर है इतनी चीजें? अब सुनो, हम फ्री फॉल की बात कब करते हैं? इसके अलावा अगर मान लो किसी ने यहां से इसको ऐसे फोर्स से मार दिया, तो अगर किसी ने ऐसे फोर्स लगा दिया तो ये फोर्स भी आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं इसके ऊपर। समझ में आ रही बात? बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, ये अब हम कब बोलेंगे? देखो, फ्री फॉल वर्ड का मतलब ये है कि अगर बॉडी पे कोई भी दूसरा फोर्सेस ना लगे, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगे, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी कोई दूसरा फोर्स अगर ना लगे, तब हम बोलते हैं कि ये बॉडी जो है वो फ्री फॉल में है। दैट इज, इट इज फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल। अब आप बोलोगे फ्री है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होना चाहिए। देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं रहा तब तो ये नीचे गिरेगा ही नहीं। फ्री फॉल का मतलब है कि ये नीचे गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से, इस पर कोई दूसरे फोर्सेस काम नहीं कर रहे। राइट, समझ में आ रही बात? तो अब एक्चुअली में फ्री फॉल तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो यहाँ पे वैक्यूम चाहिए, क्योंकि अगर एयर होगा तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा ही, मतलब ये विस्कस फोर्स लगेगा ही। और अगर एयर है, क्योंकि वो फ्लूइड है, तो फिर ये अपथ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा। समझ में आ रहा है? तो पूरी तरीके से फ्री फॉल तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, देखो कि जब हम यहाँ पे एयर में ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, बहुत कम है। इस रीज़न की वजह से होता क्या है कि आपका वेट के कंपैरिजन में, कई केसेस में वेट के कंपैरिजन में आपका ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ना के बराबर होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी ना के बराबर होता है, और ये विस्कस फोर्स ये भी ना के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस ना के बराबर हों, देखो हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर मैं 50 किलो का कोई ऑब्जेक्ट लेके रखता हूँ यहाँ पे, और वो 50 kg का ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, तो ये फोर्सेस उतने कारगर नहीं होते, उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि वेट इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। लेकिन अगर मैंने एक छोटा सा फेदर लिया, बहुत ही हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसका साइज काफ़ी बड़ा है,
जैसे एक पेपर ले लिया मैंने छोटा सा, आपके बुक के पन्ना, बुक के अंदर जो पेज होता है ना, वो पेज ले लिया मैंने और उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो फोर्सेस है वो मैटर कर जाए। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स हमेशा नेग्लिजिबल होता है एयर में, ये हो सकते हैं। तो वहाँ पे मैं नहीं बोल पाऊंगा कि वो जो पतला सा पेपर है वो फ्री फॉल में है, बिकॉज दीज फोर्स आर एक्टिंग एंड दे आर कंसिडरेबल, मतलब उसे माना जाएगा कि ये फोर्सेस भी हैं। तो फिर क्या करेगा वो, उसको मैं फ्री फॉल नहीं बोल सकता, बिकॉज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्टिंग। ये सारे फोर्सेस भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 50 kg का ऑब्जेक्ट है या फिर 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इवन अगर एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर को भी फेंकोगे तो ये दोनों फोर्सेस उतने काम नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे केस में सिर्फ एक ही फोर्स आपका बच जाएगा एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके अंडर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी नीचे की ओर आता है। तब मैं बोलूंगा कि ये फ्री फॉल में है, दैट इज इट इज फॉलिंग फ्रीली। क्लियर है ये चीज, समझ में आई बात कि हम फ्री फॉल कब बोलेंगे बॉडी को? तो हम यहाँ पे फ्री फॉल ही मान के चलते हैं, राइट। हम ये मान के चलते हैं कि बाकी जो दो फोर्सेस हैं दे आर नेग्लिजिबल, बहुत कम है, इतना कम कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसको जीरो मान सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने। तो अगर बॉडी फ्री फॉल में है तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, और उस एक फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू g है, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगा अगर कंडीशन ये है कि बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चले जाती है। अगर हम अर्थ के क्लोज रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और इतने हाइट पे उछाल दिया मैंने इसको, तो ये ज़्यादा, मैं अर्थ से दूर नहीं गया, तो इस पूरे मोशन के दौरान, इस मार्कर के पूरे मोशन के दौरान g का वैल्यू फिक्स होगा, मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन वी कैन गो फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। हमने जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े हैं वी कैन यूज दोज काइनेमेटिकल इक्वेशंस ओवर हियर, राइट। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपने क्या क्या पढ़े थे पहले वो बताओ। देखो काइनेमेटिकल इक्वेशन था आपका पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीन मेन काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे आपके। उसके अलावा दो एडिशनल काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपने और पढ़े थे, दैट इज x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड दैट इज xn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। ये इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए। ये सारे के सारे इक्वेशंस हम लोग फ्री फॉल के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्री फॉल में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है कि एक्सेलरेशन की जगह पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आ जाएगा, तो आपके इक्वेशंस यहाँ पे कैसे बनेंगे देखो। अगर सपोज करो मैं किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को छोड़ता हूँ, जैसे इस हाइट से बॉडी को मैंने छोड़ दिया, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रही है इसको हम लोग h का नाम दे देते हैं। कई बार h का नाम देते हैं और किसी बुक्स में उसको y का नाम दे रखा है। तो जो भी है, आप चाहे y लिखो या h लिखो, वो डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे फिलहाल मैं h मान के चल रहा हूँ। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वो बॉडी नीचे गिरती है तो उसने h डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब क्या कि x जो भी दिख रहा है आपको, x के जगह पे आप रिप्लेस कर दोगे h से उसको, ठीक है। दूसरी बात भी ये कि एक्सेलरेशन आपका रिप्लेस हो जाएगा g से। तब आपके इक्वेशंस क्या बनेंगे वो देखो। पहला इक्वेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस g इंटू टी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर हम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बात आई समझ में, a की जगह पे g, x की जगह पे h आ गया। ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। बाकी इक्वेशन भी तुम यूज कर सकते हो, चलो बताओ क्या होगा, h इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 डिवाइडेड बाई t, और लास्ट इक्वेशन hn
हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, हाइट कवर या वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड विल बी nth सेकेंड u प्लस a/2 या सॉरी इधर a/2 नहीं आएगा, g/2 2n-1। बस ये इक्वेशन ऐसे यूज कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है वो देखो, से ये जो g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे जो दिया है, हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, अगर वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है, तो फिर वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम या तो डिसेलरेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो 9.8 g का वैल्यू आप यूज करोगे सीधा, लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तब आप -g यूज करोगे, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे। उस हिसाब से आपके इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको ये देखना होगा कि कब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। मैंने जैसे बताया कि जब वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा तब एक्सेलरेशन नेगेटिव। उस हिसाब से आपको ये साइन यूज करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है या बढ़ती है? अब कई बच्चे बोलते सर बढ़ जाती है। बढ़ेगी कैसे भाई? अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये बढ़ते 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 चले जाएगी। ऐसा नहीं होता है ना, किसी एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है। तो अगर किसी एक पॉइंट पे जाके वो रुक जा रहा है, इसका मतलब शुरू में ही उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और एक पॉइंट पे जाने के बाद वो रुक जाएगी। और ये होता भी क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है उसको। तो अगर ज़्यादा वेलोसिटी से जब वो ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी नीचे खींच के इसके वेलोसिटी को कम करने लगती है, इसको स्लो कर देती है और फाइनली एक पॉइंट पे जाने के बाद वो रोक देती है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर नीचे ज़्यादा वेलोसिटी मैंने दी उसको तो फाइनली आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब ऊपर जाने के टाइम पे बॉडी स्लो हो जाती है, बॉडी की वेलोसिटी कम होती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव। तो जब आपका बॉडी ऊपर जा रहा है, व्हाइल बॉडी गोज अपवर्ड्स, तो आपके इक्वेशंस बदल जाएंगे। आपके इक्वेशन क्या आएंगे बताओ? v इज इक्वल टू यू, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा सो इट विल बी -gt, h इज इक्वल टू यू टी -12gt स्क्वायर। समझ रहे हो? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगेन g का -g हो जाएगा -2gh, और फाइनली यहाँ पे तो g है नहीं इस केस में। लास्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? hn इज इक्वल टू u -g/2 2n-1। ये इक्वेशन वैसा का वैसा रहेगा, ये वाला इक्वेशन h इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू टी। तो आप अगर बॉडी आपका ऊपर जा रहा है देन यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, या सिंपली आप जो आपका जो g की जगह पे है आप -9.8 मीटर पर सेकेंड लिख दो। मतलब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी कम होती है। लेकिन अगर सपोज करो बॉडी को मैं ऊपर से फेंक देता हूँ ऐसे, तो ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो थी, बॉडी नीचे आ रही है और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता चला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे केस में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगाकर उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाता है। समझे? तो बॉडी जब नीचे आ रही है देन यू हैव टू गो फॉर दीज इक्वेशंस, जहां पे g का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो +g होगा, पॉजिटिव होगा। सो दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर बॉडी while body moves downwards। तो जब बॉडी नीचे जा रही है देन यू हैव टू यूज दीज इक्वेशंस, जहां पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी जब ऊपर जा रही है देन यू हैव टू गो फॉर दिस इक्वेशंस, जहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है?